सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिजाइन पैटर्न्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिजाइन पैटर्न है क्या। ठीक है, हम मतलब डिजाइन पैटर्न से हम क्या समझ सकते हैं। सो बेसिकली डिजाइन पैटर्न्स आर नथिंग बट अ सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो कॉमन प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करें तो मेकिंग एन एपीआई रिक्वेस्ट। अगर हमारे पास एक वेबसाइट है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एपीआईज लगानी पड़ती हैं। अब वो एपीआईज टेन टेन के काउंट में भी हो सकती हैं, 100 के काउंट में भी हो सकती हैं। अगर हम बार बार एक एपीआई कॉल लगाने के लिए सेम कोड को बार बार लिखेंगे तो हम जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ड्राई, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, उस प्रिंसिपल को हम ब्रेक करेंगे। सो हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाएं जहां पे हम चीजों को रीयूजेबल बना सकें, सो दैट हम सेम काम को बार बार ना करें। और अगर कोई एक प्रॉब्लम है तो हमें उसके लिए बार बार कोड ना लिखना पड़े। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई एक स्पेसिफिक डिजाइन पैटर्न फॉलो करें। ठीक है, ये डिजाइन पैटर्न्स ह्यूमंस ने ही बनाए हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने ही बनाए हैं। अब अगर तुम्हें कोई डिजाइन पैटर्न नहीं समझ में आ रहा या इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम अपना खुद का एक पैटर्न बना लो। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी फिक्स नहीं है कि तुम्हें वही डिजाइन पैटर्न फॉलो करना है जो लोगों ने बना रखा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं इससे अच्छा कुछ कर सकता हूँ तो यू आर फ्री टू डू दैट, जब तक तुम्हारा उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन में देखें तो इट्स अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट जिससे हम कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दैट्स इट। ठीक है, यही डिजाइन पैटर्न्स हैं। अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड आई केयर अबाउट डिजाइन पैटर्न। ठीक है, मैं क्यों ही डिजाइन पैटर्न के बारे में पढ़ूं जानूं। मैं सिर्फ अपना काम जैसे कर रहा हूं वैसे मैं करता रहूंगा। सो कभी सोचा है कि जैसे मैकडी है, केएफसी है, तो ये जो फूड चेन है ये इतने प्रॉफिटेबल कैसे हैं। ठीक है, तुम किसी भी मैकडी में चले जाओ, हर जगह तुम्हें सेम टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और सेम मेन्यूज मिलेंगे। तो उसका रीजन ये है कि उन्होंने अपनी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रखा है। हर चीज एकदम सेट है, हर कोई एक सेम पैटर्न में काम करता है। ठीक है, जिस वजह से उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, अब उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी उनकी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि सारी चीजें एकदम मॉड्यूलर हैं। कोई भी चीज खराब होगी तो वो एक पर्टिकुलर पीस को रिप्लेस कर देंगे। सेम लॉजिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी फिट होता है। अगर हमारे कोड का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा गया है, तो होगा क्या, हमारा कोड बहुत इजीली मेंटेनेबल होगा, रीयूजेबल होगा। अब एक एप्लीकेशन में ऐसे समझ लो 20-25 लोग एटलीस्ट काम करते हैं। नॉट अ गिवन, नॉट अ सेम टाइम, सेम टाइम पे नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी में भी तुम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मे भी तुम रिजाइन दे दो और चले जाओ, कोई दूसरा बंदा है, फिर तुम कहीं और जाके ज्वाइन करो। अब सोचो जहां पे तुम ज्वाइन कर रहे हो उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, उस सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर ही एकदम खराब है, कोड एकदम मैस है। सो तुम सफर करोगे। अगर तुम अपना पिछला काम गंदा करके आए हो, जो नया पर्सन आएगा वो सफर करेगा। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कोड का जो फाउंडेशन है, जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत अच्छा रखें। क्योंकि अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा होगा तो हमें चेंजेस करने में बहुत इजी होगा। अगर कोई भी नया फीचर आता है तो हम इजीली एडअप कर सकते हैं। कोई फीचर नहीं चाहिए तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से पैटर्न्स को फॉलो किया है और हमारा कोड प्रॉपरली आर्किटेक्टेड है। तो बेसिकली यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें डिजाइन पैटर्न्स देखना चाहिए। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कोड मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, फ्यूचर प्रूफिंग और स्केलेबिलिटी। तो अब ये था एक जनरलाइज्ड आइडिया। ये डिजाइन पैटर्न हमें हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे हम बैकएंड में काम करें, फ्रंट एंड में काम करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, हर जगह कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिएक्ट पे। हम देखेंगे कि रिएक्ट में कौन कौन से डिजाइन पैटर्न्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं। सो बेसिकली यही 5 पैटर्न्स हैं
जो हमें हर जगह देखने को मिलेंगे: कंटेनर प्रेजेंटेशन, रेंडर प्रॉप, एचओसी, प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट और हुक्स पैटर्न। एक और पैटर्न है जिसे मैंने छोड़ रखा है, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ो। मैं उसका डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूंगा, ठीक है, कि ये वो पैटर्न है। बट अगर आप खुद से पढ़ोगे तो लाइक आप और चीजें एक्सप्लोर करोगे। तो बेसिकली एक रिएक्ट एप्लीकेशन में हम ये सारे पैटर्न्स ही देखते हैं। मैंने जिस जिन 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 एप्लीकेशन में काम किया है, बेसिकली वहां पे सारे ही पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है। अब इसका एक एक रीजन ये भी है कि एक एप्लीकेशन में कई डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग लीड करते हैं। अब मान लो किसी को रेंडर प्रॉप पैटर्न बहुत अच्छे से आता है, तो उसने अपने टीम में ये इंट्रोड्यूस करवा दिया। कुछ टाइम बाद टीम चेंज हुई, उन लोगों ने एचओसी पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमें अगर ये सारे पैटर्न्स पता हैं तो इसके कई फायदे हैं। हम सबसे पहला बेनिफिट, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन में कौन सा पैटर्न फिट बैठ रहा है। सेकंड, अगर हम किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कोई नया कोड बेस है, हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और थर्ड, इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, तो हम इंटरव्यूज को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो हम सिंपली चलते हैं अब कोड में, और एक एक करके सारे पैटर्न्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और समझेंगे भी कि क्या है। फॉर एग्जांपल एचओसी क्या है, कैसे हम एक एचओसी बनाते हैं, प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, और कस्टम हुक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये सुपर सिंपल है। जरूरी नहीं कि मतलब एक एप्लीकेशन में तुम्हें सारे ही करने पड़े, बट अगर जानोगे तो अच्छा होगा। सो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और लेट्स मूव टू कोड। तो जो सबसे इजी और सबसे कॉमन पैटर्न है वो है तुम्हारा कंटेनर प्रेजेंटेशन कंपोनेंट। बेसिकली कंटेनर प्रेजेंटेशन कंपोनेंट क्या कहता है कि तुम एक बड़ा सा कंपोनेंट बना लो, ठीक है, और जो भी सारा एप्लीकेशन का लॉजिक है तुम उस कंपोनेंट में डाल दो। और जो भी वैल्यूज है, मतलब जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट है, उनमें कोई भी लॉजिक नहीं होगा, बस तुम उनमें डेटा पास करो, ठीक है। तो इसको हम एक काउंटर का एग्जांपल बना के समझते हैं, ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल एक काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, जिसमें एक नंबर होगा 3, और प्लस और माइनस की दो बटन होंगी। और सिंपली प्लस पे मैं करूंगा तो नंबर इंक्रीज होगा, माइनस पे क्लिक करूंगा तो नंबर डिक्रीज होगा। तो इस कोड को मैं हटा देता हूँ, और ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक प्लेस होल्डर कॉम्पोनेंट क्रिएट कर रखा है, कंटेनर प्रेजेंटेशन। तो अब हम इसे फिल करते हैं। अभी काउंटर बनाने के लिए मुझे एक पेरेंट चाहिए होगा, जहां पे मैं अपने सारे कंपोनेंट्स को रखूंगा। अब ये कंटेनर प्रेजेंटेशन क्या बोलता है कि तुम जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट बनाओगे, उनमें तुम डेटा पास करोगे। फॉर एग्जांपल, मुझे अब यहाँ पे दो कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट चाहिए काउंटर वैल्यू, ठीक है, जो जो भी है वो जो नंबर जो मुझे शो करना है। और मुझे एक बटन कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, सो दैट मैं वैल्यूज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकूं। और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक प्रॉप रिसीव करूंगा, और सिंपली यहाँ मैं एक लेबल प्रॉप ले लेता हूँ, और लेट्स रीनेम इट टू बटन। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ डिक्रीज बटन।
and then our counter value, and then our increase button. ठीक है, काउंटर वैल्यू में हम पास कर देते हैं काउंटर, और इसका प्रॉप का नेम काउंटर ही है, ठीक है। और अभी इस कंपोनेंट को हम यूआई पे ऐड करके चेक करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है वो यूआई पे ऐड हो चुका है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज दो बटन है, और सिंपली वो काउंट जिसे मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। और अभी क्या करते हैं, बटन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, हैंडल इंक्रीज और हैंडल डिक्रीज। और सिंपली लाइक हैंडल इंक्रीज में व्हाट आई विल डू इज सेट काउंटर, काउंटर +1, और यहाँ पर काउंटर -1, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पास कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा जो काउंटर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, और यही है हमारा कंटेनर प्रेजेंटेशन कंपोनेंट। हमारे पास सिंपली एक बड़ा सा कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट में हम सारा लॉजिक लिखते हैं, और फिर हम जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंटेशन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उनमें बस हम प्रॉप पास करते हैं। अगर मैंने ये हैंडल डिक्रीज का लॉजिक यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दिया, तो ये फिर मेरा कंटेनर प्रेजेंटेशन कंपोनेंट नहीं रहा, क्योंकि मैंने सिंपली लॉजिक यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट का देखो बेनिफिट क्या है, कि एक मेरे पास बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक फेसबुक की ही एग्जांपल ले लेते हैं। फेसबुक पूरी एप्लीकेशन में डिजाइन कर रहा हूँ। तो अब एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर एग्जांपल लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा बैनर सेक्शन है, लाइक प्रोफाइल बैनर, ठीक है, उस सेक्शन के लिए मैं एक कंटेनर कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ जो रिस्पॉन्सिबल होगा फोटोज को अपलोड, बैनर फोटो को चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए। वो सारा फीचर मैं एक कंपोनेंट में रख सकता हूँ, और जो भी विजुअल एलिमेंट्स हैं वो एज अ चिल्ड्रेन में एड अप कर सकता हूँ। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं कि पूरी एप्लीकेशन में ही इस पैटर्न को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लाइक कोई भी एक पेज खोल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही जो मेरा पेज है, अगर मैं इस पेज को पूरे ही इस पेज को कंपोनेंट कंटेनर प्रेजेंटेशन कंपोनेंट में डिवाइड करके बनाऊं, तो ये बहुत ही बड़ी फाइल हो जाएगी और मैनेजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एक फाइल में ही मैंने सारा लॉजिक लिख दिया है और सारे प्रेजेंटेशन कंपोनेंट हैं। तो हमें ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं ये जो न्यू टैब मैंने ओपन की है, अगर मैं इसको ब्रेकआउट करूं, तो फॉर एग्जांपल माइट बी ये जो सेक्शन है ये वाला, इसको मैं बना सकता हूँ कंटेनर प्रेजेंटेशन में, सर्च को बना सकता हूँ। बट मैं सारी चीजों को एक फाइल में नहीं रख सकता हूँ, पूरे पेज के कोड को एक फाइल में रखना अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये इसका कुछ फायदे हैं और कुछ ड्रॉबैक हैं, कि लाइक ड्रॉबैक मुझे इसका यही दिखता है कि टाइम के साथ साथ फाइल का कोड बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और प्रॉप ड्रिलिंग इसमें बहुत होती है। तुम ऐसे समझ लो, अगर तुम्हारे पास यहाँ 10-15 कंपोनेंट और आ गए, सारे प्रॉप्स यहीं पे हैं, तुम फिर सारे प्रॉप यहाँ से बटन को दोगे, बटन फिर एक और लेवल पास करेगा, फिर वो एक और लेवल पास करेगा, तो कोड भी बढ़ता है, प्रॉप ड्रिलिंग भी बढ़ती है। तो ये इस पैटर्न का डिसएडवांटेज है। हाँ हाँ, यस करण। एक डाउट था बस कि ये पैटर्न यू सेड कि एक ही सिंगल फाइल होती है, नॉट हाँ। रियली राइट, लाइक अगर बटन रहा, मतलब जस्ट डाउट है मेरा कि हम्म। अगर बटन डिक्रीज या फिर जो काउंटर वैल्यू है दे कुड बी सेपरेट फाइल्स, और मैं वो इंपोर्ट करके सिर्फ इधर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो दैट आल्सो काउंट्स एज कंटेनर पैटर्न राइट? हाँ यस, अगर हाँ these are separate components, you are simply importing it, हाँ so that is also a container
हाँ प्रेजेंटेशन कंपोनेंट, अनटिल एंड अनलेस तुम उस कंपोनेंट में कोई लॉजिक ना लिखो। ओके ठीक है ठीक है, तो यही है लाइक, इसमें और किसी को कोई डाउट? ठीक है, प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने जब स्टार्टिंग में रिएक्ट एप्लीकेशंस पे काम करना शुरू किया था, जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था वो आधा डेवलप हो चुका था। वहां पे इस पैटर्न का बहुत ही मिसयूज किया गया था। लाइक मैंने ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स देखे थे जहाँ पे 50-50 प्रॉप पास हुए थे। ठीक है, सो उनको मैनेज करना इट्स लाइक रियली अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, तो टाइम के साथ कोड कब बड़ा होता है हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, ऐसे समझ लो कि सुबह का कोड अगर हम शाम को देखते हैं तो लगता है कि ये कब लिखा मैंने। तो इसीलिए हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए कि हम एटलीस्ट कोई भी प्रिंसिपल फॉलो करें, चाहे वो प्रिंसिपल हम खुद बनाएं। तो इससे ये होता है कि लाइक कोड थोड़ा मेंटेनेबल होता है और हमारी लाइफ इजी होती है। ठीक है, क्योंकि काम तो हमें रोज ही करना होगा। अगर हम उसे अच्छे से करेंगे तो लाइक हम ज्यादा एफिशिएंट होंगे और हम अपने ऊपर ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पैटर्न क्या था? रेंडर प्रॉप। तो रेंडर प्रॉप का नाम किसी ने सुना है इससे पहले? नो। ठीक है, बट अगर मैं कहूँ, अच्छा किसी ने वो चिल्ड्रन, ऐसे जो चिल्ड्रन यहाँ पे रिसीव होता है वो यूज किया है क्या? यस। तो यस। यही यही है रेंडर प्रॉप पैटर्न। ठीक है, एक एक ऐसा प्रॉप जो कुछ एलिमेंट्स को रेंडर करे, रेंडर प्रॉप पैटर्न कहलाता है। ठीक है, ये चिल्ड्रन इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम ऐसे अचीव नहीं करते हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि हम रेंडर प्रॉप पैटर्न हमेशा से ही यूज करते हैं, बस हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी हम इस तरह से, जैसे कंटेनर, ये बटन कंपोनेंट को मान लेते हैं। ठीक है, अभी अगर मुझे इस H1 को रिसीव करना है बटन में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चिल्ड्रन बनाऊंगा और सिंपली लाइक यहाँ पर मैं चिल्ड्रन को रेंडर कर दूंगा। ठीक है, आई एम अ रेंडर प्रॉप पैटर्न। तो ये जो हम करते हैं ना, यही रेंडर प्रॉप पैटर्न है। रेंडर प्रॉप पैटर्न सिंपली यही बोलता है कि एक ऐसा कोई भी प्रॉप जो एलिमेंट को रेंडर करे, मैं उसको रेंडर प्रॉप पैटर्न बोलूंगा। ठीक है, इसको जनरली हम कुछ इस तरह से अचीव करते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो चिल्ड्रन वाला क्लियर है राइट, कि चिल्ड्रन वाला जो तरीका हम यूज करते हैं वो रेंडर प्रॉप पैटर्न है। अभी तक हम यूज करते आए थे बट हमें पता नहीं था। ठीक है, अब ऐसे समझो कि सेम एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मेरा कल को बिजनेस रिक्वायरमेंट आ जाती है, मैनेजर बोलता है कि भाई राहुल, तुमने ये जो लेबल डिक्रीज और इंक्रीज बनाया है, मैं चाहता हूं कि इसकी जगह मैं लाइक कोई एक HTML एलिमेंट पास करूं, या मैं अपना खुद का एक UI यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो अब वो करने के लिए लाइक सिंपली मैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि मैं चिल्ड्रन, एज अ चिल्ड्रन वो सारी चीजें भेजूं, बट व्हाट इफ मेरे पास कई सारे प्रॉप हो यहाँ पे। ठीक है, और सब में मुझे कस्टम एलिमेंट रेंडर कराना हो, तो चिल्ड्रन वाला तरीका वहां पे फेल हो जाएगा। ठीक है, वो तब सही है जब मेरे पास एक लाइक रूट एलिमेंट है और मैं उसको पास करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉप्स का यूज करूंगा सिंपली HTML को रेंडर करने के लिए। ठीक है, अब देखो वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं ये लेबल प्रॉप भेज रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेंडर लेबल।
ये क्लियर है राइट? मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, बस प्रॉप को चेंज किया, दैट्स इट। ठीक है। और एक स्पेशल चीज मैं और करता हूं, अभी ये किस टाइप का प्रॉप है? ये स्ट्रिंग टाइप का प्रॉप है राइट? गाइस कुछ तो बोलो। यस 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 ठीक है, यस ये स्ट्रिंग टाइप का प्रॉप है। अब मैं इसे बनाऊंगा फंक्शन टाइप का प्रॉप। मैं सिंपली इसे, ये फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो रेंडर लेबल है ये एक फंक्शन हो, तो मैं सिंपली इसे कॉल कर लूंगा। ठीक है, मैंने कॉल कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैं ये लेबल पास कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक क्या पास करूंगा, फंक्शन। दोनों एरो और नॉर्मल फंक्शन से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी JSX वगैरह रिटर्न कर सकता हूँ, div। ठीक है, h2 माई कस्टम लेबल। ठीक है, माई कस्टम लेबल। और यहाँ पे टू डिक्रीज। ठीक है, दोनों बटन सही से काम कर रही हैं। अब इसमें एक बेनिफिट और है, अभी ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे मैं रेंडर लेबल प्रॉप का यूज करके एक HTML तो रेंडर कर पा रहा हूं, बट मैं इस बटन कंपोनेंट से भी यहाँ पे कुछ डेटा भेज सकता हूँ। ठीक है, ये एक फंक्शन है राइट? फॉर एग्जांपल बटन कंपोनेंट में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं पास करना चाहता हूँ, कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इस नंबर 9 को मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगा। नॉर्मल फंक्शन कॉल है, सिंपली मैं आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं रिसीव कर लूंगा n। और इस n को मैं सिंपली, जो भी यूज केस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे मैं के नाम दे देता हूँ और के। ठीक है गाइस, तो ये है रेंडर प्रॉप पैटर्न। एक ऐसा प्रॉप जो कोई HTML या UI एलिमेंट रेंडर करे, रेंडर प्रॉप पैटर्न कहलाता है। और रेंडर प्रॉप पैटर्न में हम जो भी हमारा लाइक चाइल्ड कंपोनेंट होता है, उस चाइल्ड कंपोनेंट से हम पेरेंट को डेटा पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंडर प्रॉप पैटर्न का सिंपली यही फायदा होता है कि हम कस्टमाइजेबल रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम यूजर को एबिलिटी देते हैं कि भाई वो कुछ भी पास कर सके। ठीक है, इसी के साथ इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि यूजर कुछ भी पास कर सकता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लेबल बनाया था, लाइक लेट्स रिमूव दिस h2। ठीक है, मेरी बटन तो ऐसे दिखनी चाहिए। ठीक है, बट यूजर ने तो यहाँ कुछ भी पास कर दिया है। ठीक है, इससे मेरा कंपोनेंट ब्रेक हो गया है। तो अगर हम रेंडर प्रॉप पैटर्न यूज करते हैं तो एज अ डेवलपर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसे केसेस को हैंडल करूं। मैं कुछ सेट ऑफ लाइक रूल्स अप्लाई करूं इस बटन पे जो बाहर से यूज करने वाला ना चेंज कर पाए। ठीक है, तो यही इस पैटर्न का डिसएडवांटेज है। कोई क्वेश्चन? ये रेंडर प्रॉप यूजुअली लाइब्रेरीज में यूज होता है क्या? हाँ, यस यस, लाइब्रेरीज में भी यूज होता है। और ये तुम भी जैसे कोई रीयूजेबल कंपोनेंट बना रहे हो तो वहां पे यूज कर सकते हो। नॉट लिमिटेड टू लाइब्रेरी, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। लाइक हम भी बना सकते हैं, लाइक यूज केस पे डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, और नेक्स्ट है HOC। ठीक है, तो HOC किसी ने सुना है? यस।
मतलब कभी काम वगैरह किया है एचओसीज पे, या कभी कोई एचओसीज कंज्यूम किया है? थिंक काम किया है पर ठीक से याद नहीं है। आई थिंक स्पिनर कंपोनेंट बनाया था एक बार। ठीक है, किस किसने मेमो यूज किया है? हाँ, यस यस, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। किस किसने मेमो यूज किया है? यूज मेमो हुक, राइट? नहीं नहीं नहीं, यूज मेमो No, नहीं, no, React.memo, right? हाँ, रिएक्ट डॉट मेमो। Okay, yeah, I mean, सो to रिएक्ट, component, yeah. या सो रिएक्ट मेमो इज अ एचओसी, ठीक है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। जिस तरह से लाइक हायर ऑर्डर फंक्शन पता है या नहीं पता है? यस यस। ठीक है, तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन जो एक दूसरा फंक्शन एज अ इनपुट ले, ठीक है, वो हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। उसी तरह से एचओसीज हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, एक ऐसा कंपोनेंट जो एक कंपोनेंट को एज अ इनपुट ले, ठीक है। एचओसीज क्या करते हैं कि वो एक एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को लेते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अगर रियल वर्ल्ड का मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे इस तरह से, टोनी स्टार्क है, सब जानते होंगे राइट। मैं एक एचओसी बनाऊंगा विथ सूट, और इसमें मैं टोनी स्टार्क को पास करूंगा, और जो आउटपुट होगा वो होगा आयरन मैन, ठीक है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक कंपोनेंट को इनपुट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टोनी स्टार्क को इनपुट लिया, और फिर वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड करके एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, सेम एग्जांपल, ठीक है। इस बार हम काउंटर काउंटर वैल्यू को टारगेट करते हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मेरा कोई कंपोनेंट रेंडर हो, मैं एक कंसोल डॉट लॉग ऐड करना चाहता हूं, सबसे सिंपल, ठीक है। मैं चाहता हूं जब भी मेरा कोई भी कंपोनेंट रेंडर हो, मुझे कंसोल डॉट लॉग चाहिए। अब ये करने के लिए मुझे फिर जितने कंपोनेंट्स हैं सब में जा जाके कंसोल डॉट लॉग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे कंसोल डॉट लॉग मिल जाएगा, बट मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एचओसीज का यूज कर सकता हूं, और सिंपली मैं कंपोनेंट पास करूंगा और एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं, एचओसीज का एक नेमिंग पैटर्न होता है, ठीक है। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो कन्वेंशन है वो ये है कि हम विथ वर्ड का यूज करें स्टार्टिंग में, ठीक है, जो सिग्निफाई करता है कि विथ मतलब इसके साथ, किसके साथ, विथ कंसोल लॉग, ठीक है। विथ के बाद हम वो फीचर लिखते हैं जो मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है राइट, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, नथिंग, मतलब कोई मुझे नहीं रोक रहा, बट रिएक्ट ये रिकमेंड करता है कि हम विथ वर्ड से प्रीफिक्स करें, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कंपोनेंट रिसीव होगा, तो यहाँ पे भी एक गाइडलाइन है कि जो भी कंपोनेंट मैं रिसीव करूंगा उसकी जो नेमिंग है, मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करूंगा, क्योंकि रिएक्ट कैपिटल लेटर से आइडेंटिफाई करता है कौन सा HTML टैग है और कौन सा रिएक्ट कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली कंपोनेंट एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एचओसीज होते हैं सिंपली एक फंक्शन जो एक कंपोनेंट को रिसीव करते हैं और रिटर्न करते हैं एक नया कंपोनेंट। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर दिया है, और जो कंपोनेंट मैं रिसीव कर रहा हूं, अब मैं इसमें कुछ भी एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकता हूं, ठीक है। अभी देखो मैं एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे डिव कर देता हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं कंसोल के अलावा, बिलो इज द काउंटर वैल्यू, और इसके नीचे जो मेरा एक कंपोनेंट रिसीव हो रहा है ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। और जो मैंने कंसोल लॉग बोला था ऐड करने को,
वो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट इज रेंडर्ड। अब जो मैं कंपोनेंट जनरली रेंडर करता हूं, जैसे यहाँ पे ये, तो मैं यहाँ पे ये काउंटर प्रॉप पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सारे प्रॉप हैं वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे इस फंक्शन में, क्योंकि अब मैं जो कंपोनेंट रिटर्न करूंगा उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्ट न्यू कंपोनेंट इज इक्वल टू विथ कंसोल लॉग, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने काउंटर वैल्यू को भेज दिया। ठीक है, तो अभी मैं इस कंपोनेंट को यूज करूंगा। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट में क्या वैल्यू होगी, ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये फंक्शन असाइन हो गया न्यू कंपोनेंट में। तो अब जब मैं न्यू कंपोनेंट को रेंडर करूंगा, इसको चलो लाइक रेंडर करके ना हम देखते ही हैं। ठीक है, तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ऐड हो गया। यहाँ पे मैं प्रॉप्स ले लेता हूँ, प्रॉप्स को मैं भेज देता हूँ। ठीक है, मैं यहां से एडिशनल प्रॉप भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे मैं स्टार पास कर देता हूँ। ठीक है, और चलते हैं यहाँ टॉप पे कर लेता हूँ, क्योंकि कॉन्स्ट होइस्ट नहीं होंगे। तो मैं स्पेशल काउंटर वैल्यू और काउंटर वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैं जो नया फंक्शन रिटर्न होगा मैं उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं सिंपली ऐसे कर देता हूँ। अभी मैं सिंपली देखो, काउंटर काउंटर जो भेज रहा हूँ वही भेज रहा था। ठीक है, नथिंग, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। ये H2 वगैरह हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ ब्रेक किया क्या हमने रिटर्न? अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने जो JSX है देखो, इसे रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखो रिटर्न किया, मेरे पास स्पेशल कंपोनेंट बन के आ गया जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। ठीक है, अभी ये एडिशनल फीचर अगर मैं सारे कंपोनेंट में ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे हर कंपोनेंट में जा जाके नहीं करना। ठीक है, मैं हर कंपोनेंट बस सिंपली विथ कंसोल लॉग यूज कर लूंगा, और सिंपली मुझे स्पेशल फीचर मिल जाएगा। और ये जो स्पेशल कैर है, अब मैं ये भी यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार लग गया। तो ये है तुम्हारा HOC पैटर्न, सिंपली a component which takes a component as an input and produces a new component with some additional features। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। Yeah, this is the same approach what I have asked last time. For example, मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाऊंगा, एक कंपोनेंट रहेगा, उसके अंदर एक इनपुट रहेगा। आई विल पास इट एज एन हायर ऑर्डर कंपोनेंट विथ सम वैल्यू, कि वो क्लाइंट पे वो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आप डायनेमिकली चेंज करते रहेंगे तो वो डायनेमिकली प्लेस होल्डर का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। या दिस इज द सेम अप्रोच आई हैव आस्क्ड। ओके, ठीक है, तो अभी क्लियर है, राइट? जी जी, ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही हाईली रीयूजेबल है। ठीक है, रीयूजेबल इन द सेंस कि तुम्हें सेम कोड को हर कंपोनेंट में जाके नहीं ऐड करना। ठीक है, अब जैसे तुम समझ लो एक्सियोस हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हर कंपोनेंट में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे विथ एक्सियोस नाम का HOC बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि अगर हम मल्टीपल HOCs यूज करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मल्टीपल HOCs से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमने इसको लाइक मिस यूज कर लिया, हमने
हर चीज के लिए ही HOC बना दिया, लाइक विथ Axios, विथ से विथ कंसोल लॉग, विथ स्टाइल, ऐसे कर करके। तो अब अगर तुम्हें किसी कंपोनेंट में यूज करना होगा तो तुम ऐसे करोगे, सबसे पहले विथ कंसोल लॉग, यहाँ पे मान लो XYZ कंपोनेंट है, ठीक है। अब तुम्हें इस कंपोनेंट को दूसरे HOC में पास करना पड़ेगा विथ Axios, ठीक है। अब तुमने स्टाइल ऐड करने के लिए दूसरा HOC बना रखा है विथ स्टाइल, ठीक है। अब तुमने लाइक बटन क्लिक पे या ट्रैकिंग इवेंट के लिए तुमने अलग कंपोनेंट बना रखा है विथ ट्रैकर, ठीक है। तो देख रहे हो अब ये जो पैटर्न बनता जा रहा है ये सिमिलर है कॉल बैक हेल से। तो HOCs का जो ड्रॉबैक था वो था तुम्हारा HOC हेल, ठीक है। इस तरह के नेस्टेड बनते जाते थे। मैंने मैक्सिमम आई थिंक 5-6 लेवल डीप HOCs पे काम किया है, बहुत ही मुश्किल होता है काम करना, लाइक। तो इस पैटर्न को बंद करने के लिए रिएक्ट टीम ने हुक्स पैटर्न इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। आप एक बार फंक्शन कॉल पे जाएंगे क्या, विद कंसोल लॉग का फंक्शन कॉल? श्योर, जस्ट अ सेकंड। ओके, with console log you are sending the counter value का काउंटर वैल्यू जस्ट अ कंपोनेंट। यस, ओके स्पेशल। अच्छा, पूरा कंपोनेंट चले जा रहा है। हाँ, और अंदर आप उसको फिर से डिस्ट्रक्चर कर रहे हो? नो नॉट डिस्ट्रक्चरिंग, मैं डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कंपोनेंट एज इट इज रिटर्न कर दे रहा हूँ, एज इट इज रेंडर कर दे रहा हूँ, जैसा आ रहा है वैसा रेंडर कर दे रहा हूँ और एडिशनल चीजें ऐड कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। जी, मैं बोल रहा हूँ कि विद कंसोल लॉग उसके अंदर कंपोनेंट वो पास हो रहा है, ओके, दैट इज फाइन। यस, ओके, व्हेन कमिंग टू लाइन नंबर 53, रिटर्न फंक्शन प्रॉप्स। हाँ, so this function will be called when this line is executed. Okay. वो स्पेशल कैरेक्टर कैसे अटैच हो गया 3 के अगेन? हाँ, मैंने यहाँ पे देखो जो कंपोनेंट मैंने पास किया, जब मैंने इसको रेंडर किया, मैंने जो एग्जिस्टिंग प्रॉप्स हैं, ये कौन से प्रॉप्स हैं जो मैं ये पास कर रहा हूँ, ये वाला काउंटर, ठीक है। ये वाले जो प्रॉप्स हैं वो रहे ये वाले प्रॉप्स, ठीक है, ये, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे पावर है, ठीक है। मैं जस्ट समझ लो तुम, मैं काउंटर वैल्यू को रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, नथिंग स्पेशल, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ प्रॉप्स, ठीक है, इसको कंपोनेंट ही कर देता हूँ, तो तुम देखोगे कि ये जो प्रॉप्स हैं वो ही जो ऊपर मैं भेज रहा हूँ वो है वो, ठीक है। कंसोल में चलते हैं, ठीक है। ये देखो काउंटर 3, ठीक है, जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ ये काउंटर 3। चेक करने के लिए मैं x = 1 भी भेज देता हूँ, ठीक है। देखो x1 A2 तो ये वही प्रॉप्स है जो मैं यहाँ लाइन नंबर 26 से भेज रहा हूँ, ठीक है। मैंने वो सारे प्रॉप भेज दिए। अब मैं देखो यहाँ पे कंपोनेंट को रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पावर है ना, मैं कोई सा भी प्रॉप भेज सकता हूँ। हाँ, तो है कि वो मतलब जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बीच में जैसे चिल्ड्रन पास होता है वैसे नहीं प्ले हो रहा वो है। तो वो अलग पैटर्न है ना भाई, वो रेंडर प्रॉप पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे तुम जो नॉर्मल कंपोनेंट इस तरह से कंज्यूम करते हो, ये मैं नॉर्मली इसी तरह से कंपोनेंट को वहां कंज्यूम कर रहा हूँ। इसी रीजन की वजह से रिएक्ट कैपिटल लेटर अवॉइड करता है, ठीक है। आई थिंक अगर मैं इसे यहाँ पे स्मॉल कर दूंगा तो रिएक्ट एरर थ्रो कर देगा, देखो। लेट मी कंफर्म दिस, ठीक है, ये देखो, ठीक है। रिएक्ट हाईली रिकमेंड कि तुम यहाँ पे कैपिटल यूज करो, अदरवाइज रिएक्ट को लगेगा कि ये एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल लेटर, सो दैट ये एक कंपोनेंट की तरह ट्रीट हो। और जैसे हम कंपोनेंट को कंज्यूम करते हैं, मैं सिंपली कंज्यूम ही तो कर रहा हूँ, नथिंग डिफरेंट। ओके, सो ठीक है। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज स्क्रॉल इट बिट अप?
to the with function. For example, yeah, special counter value 26. Yes. हम बोल रहे हैं कि विथ कंसोल लॉग के अंदर ये काउंटर डॉट वैल्यू हम पास कर रहे हैं, बट व्हाट द कंफ्यूजन ये होता है कि हम समझते हैं कि हम पूरा सेंड कर रहे हैं, लेकिन हम सेंड कर रहे हैं लाइन नंबर 26 स्पेशल काउंटर, राइट? नहीं, यहाँ नो, दोबारा बताओ। तुम मुझे बस ये लाइन एक्सप्लेन कर दो ना, ये क्या कर रही है लाइन? जी, फॉर एग्जांपल विथ कंसोल लॉग के अंदर हम काउंटर वैल्यू पास कर रहे हैं एज आर्गुमेंट, हाँ, टू मेक इट एज ए हायर ऑर्डर कंपोनेंट, वो पास हो रहा है। जब हम ये लाइन नंबर 4 का कंट्रोल वैल्यू पास कर रहे हैं, तो लाइन नंबर 26 का स्पेशल काउंटर जो है दैट विल बी पास्ड एज ए कंपोनेंट, राइट? नथिंग भाई, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो अभी चीजों को, ठीक है? अगर मैं इस यहाँ पे सिंपली काउंटर वैल्यू कर दूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या है? मतलब नॉर्मली ये काउंटर वैल्यू क्या है? एक फंक्शन है कि कंपोनेंट है? कंपोनेंट फंक्शन, ठीक है। नो, बी क्लियर अबाउट योर वर्ड्स, ठीक है? कंपोनेंट और फंक्शन, कंपोनेंट फंक्शन लाइक ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? काउंटर वैल्यू इज अ कंपोनेंट, ठीक है? ये तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यस, दोस आर द प्रॉप्स वी आर पासिंग, ठीक है? तो जो ये विथ कंसोल लॉग काउंटर वैल्यू, यहाँ पे मैं काउंटर वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। ये जो विथ कंसोल लॉग है, ये मुझे एक नया कंपोनेंट दे रहा है, ठीक है? जस्ट लाइक दिस काउंटर वैल्यू, जिस तरह से ये काउंटर वैल्यू एक कंपोनेंट है, उसी तरह से ये स्पेशल काउंटर वैल्यू भी एक कंपोनेंट है, ठीक है? तो बस लाइक इन दोनों लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है बॉस। जिस तरह से मैं काउंटर वैल्यू को यूज कर रहा हूं, सेम मैं स्पेशल काउंटर वैल्यू को भी यूज कर सकता हूं, ठीक है? स्पेशल काउंटर वैल्यू भी एक फंक्शन है, ठीक है? और ये जो स्पेशल काउंटर वैल्यू कंपोनेंट है, जो एक, ये मुझे यहां से ये रिटर्न करके मुझे मिल रहा है, ठीक है? जो मैंने विथ कंसोल लॉग तुम्हें बनाया है, ये एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। एचओसी की क्या डेफिनेशन है? अ कंपोनेंट व्हिच टेक्स अ कंपोनेंट एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू कंपोनेंट, ठीक है? ये तुम्हें एक फंक्शन लग रहा है, ठीक है? बट ये फंक्शन नहीं है, ये एक, मतलब वैसे तो फंक्शन ही है, बट इन रिएक्ट टर्म्स दिस इज अ कंपोनेंट, राइट? यू कैन नेम इट एज वेल बिकॉज दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन। सो अपनी समझ के लिए तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि लाइक दिस, लाइक एचओसी कंपोनेंट, ठीक है? दिस इज अ कंपोनेंट, ठीक है? दैट्स इट। नॉर्मल कंपोनेंट है ये, जैसे तुम्हारे बाकी कंपोनेंट होते हैं। ओके, गॉट इट, ठीक है? और कोई क्वेश्चन गाइस? ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्लियर है, राइट? कि क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है? ओके, कॉल बैक यस, कॉल बैक हेल लाइक सिचुएशन, जहां पे ना इतने सारे नेस्टेड लेवल हो जाते हैं कि लाइक हमें पता ही नहीं चलता कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। तो हम इसे, रिएक्ट खुद रिकमेंड करता है कि तुम कम से कम एचओसीज यूज करो, ठीक है? एचओसीज पॉपुलर थे जब क्लास कंपोनेंट्स थे, लाइक इन ईयर 2016, 17, 18 भी मान लो। जब से रिएक्ट 16 आया, जहां से हमारे पास हुक्स आए, तो वहां से चीजें बदल गई। रिएक्ट ने रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि सब लोग अब हुक्स यूज करो, ठीक है? तो ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट पैटर्न। प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट पे किसी ने काम किया है क्या? यस। ठीक है, तो तुमने किस लिए यूज किया था प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट? हम लोग स्टेट वेरिएबल्स जैसे यूजर लॉगिन या यूजर डेटा होगा, राइट? सो कॉमनली ऐप के जस्ट नीचे हम प्रोवाइड कर देते, तो एक कंपोनेंट यूज्ड टू हैव यूजर डेटा अवेलेबल एवरीवेयर। राइट। इंपोर्ट कर लो आप डेटा, या फिर फंक्शंस भी हो सकता है जैसे गेट यूजर स्टेटस या फिर गेट यूजर लॉगिन डिटेल्स। वो डिटेल्स इजीली अवेलेबल हो जाती है, और ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट थे, तो उस केस में यूज होता था। ये प्रीवियस प्रोजेक्ट में था मेरे, बट
गॉट इट, कोई नहीं, लाइक लेट्स आज हम इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, मैंने सारा कंपोनेंट वो सारा कोड यहाँ से हटा दिया। लेट्स रीनेम इट सो दैट हम कंफ्यूज ना हो। लाइक नहीं, प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ना हर चीज का जो नाम है वो बहुत ही सिमिलर सा है रिएक्ट में। अगर मैं भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा तो वहां पे भी प्रोवाइडर है, तो इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, लाइक से फैमिली ट्री। ठीक है, दिस इज अ फैमिली ट्री कंपोनेंट जिसका काम सिंपली है लाइक पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सिंपली यूआई पर दिखाना। ठीक है, तो फैमिली ट्री में सबसे पहले जो मैं बनाता हूँ लाइक वो मैं बनाता हूँ ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, फंक्शन ग्रैंड पेरेंट, और यहाँ पे सिंपली मैं h1 में शो कर देता हूँ लाइक आई एम अ ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट के बाद आएगा तुम्हारा पेरेंट, आई एम अ पेरेंट। पेरेंट के बाद आएगा तुम्हारा चाइल्ड। ठीक है, एक सिबलिंग भी बना लेते हैं सो दैट चाइल्ड के साथ कोई हो सिबलिंग, और चाइल्ड का भी चाइल्ड बना लेते हैं, इनर चाइल्ड, इनर चाइल्ड। ठीक है, अब हम इन कंपोनेंट्स को करेंगे कंज्यूम। ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के अंदर विल यूज अ फ्रैगमेंट, एंड यहाँ पे आई विल कॉल पेरेंट। ठीक है, एंड पेरेंट के अंदर भी आई विल यूज फ्रैगमेंट्स, एंड यहाँ पे विल यूज चाइल्ड। ठीक है, सिंटैक्स सही है। चाइल्ड में, और सॉरी यहाँ पे मैं सिबलिंग में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिबलिंग, और चाइल्ड के अंदर विल ऐड इनर चाइल्ड, एंड लेट्स गो बैक टू एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे जो कंपोनेंट्स थे वो यहाँ यूआई पे रेंडर हो गए, राइट। ये सभी को क्लियर है कि मैंने क्या किया यहाँ पे। सिंपली मेरे पास एक ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट है जो कि पेरेंट कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, पेरेंट रेंडर कर रहा है चाइल्ड को और सिबलिंग को, चाइल्ड रेंडर कर रहा है इनर चाइल्ड को। क्लियर है गाइस, क्लियर है ये? यस यस। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि जो इनर चाइल्ड है वो स्कूल जाता है और स्कूल में उससे पूछा गया कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो अब उसने घर आके, उसे पता नहीं था, उसने घर आके ग्रैंड पेरेंट से पूछा, तो ग्रैंड पेरेंट ने उसे अपना नाम बता दिया, लाइक कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल XYZ, या मैं और थोड़ा अगर डिस्क्रिप्टिव हूं तो ग्रैंड पेरेंट नेम इज XYZ। ठीक है, अब मुझे इस नेम को पहुंचाना है कहाँ तक? इनर चाइल्ड तक। तो ये कैसे जाएगा? मुझे ये ग्रैंड पेरेंट में भेजना पड़ेगा, और फिर ग्रैंड पेरेंट में रिसीव करो, और फिर पेरेंट में भेजो, और फिर पेरेंट में रिसीव करो, और फिर चाइल्ड में भेजो, और फिर चाइल्ड में रिसीव करो और इनर चाइल्ड में भेजो, और फिर इनर चाइल्ड में रिसीव करो और फिर यहाँ पे बता दो। ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट नेम इज XYZ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रिएक्ट में बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, मैं एक प्रॉप को कई लेवल डाउन पास कर रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन छोटी है बट रियल वर्ल्ड में somehow you will see 7 to 8 props per component। ठीक है, तो वहां पे ना मैनेजेबल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। छोटी सी स्क्रीन पे मेनली मोस्ट ऑफ द लोग काम करते हैं, और अगर 6-7 प्रॉप भी किसी कंपोनेंट में हो जाते हैं तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को रिएक्ट ने सॉल्व किया यूजिंग प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है,
तो पहले हम प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट यूज करने का जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन है ये हमें रिएक्ट ही देता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि मुझे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, सबसे पहला स्टेप। तो और ये जो कॉन्टेक्स्ट है, प्रिफर करो कि किसी फाइल में क्रिएट करो, लाइक एक एक्सटर्नल फाइल। उसका रीजन है कि जहां पे भी मुझे कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम करना है, मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ग्रैंड पेरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट ये एक डिफॉल्ट वैल्यू लेता है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो डिफॉल्ट वैल्यू में हम ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग। मैं नल भेज देता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट में नल रखना चाहता हूँ। अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा? तो स्टेप 1 होता है प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है इस वैल्यू को पूरी ट्री में अवेलेबल करवाना। ठीक है, तो इसको हम पूरी ट्री में अवेलेबल करवाते हैं एक लाइक स्पेशल तरीके से। सिंपली मैं क्या करूंगा, ग्रैंड पेरेंट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज करूंगा। इसमें मुझे एक और कंपोनेंट मिलेगा जो कि है प्रोवाइडर, और दैट्स इट। मैं इस प्रोवाइडर के बीच में जितने कंपोनेंट्स को रैप करूंगा उन सब के अंदर मुझे इस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने ग्रैंड पेरेंट को रैप कर दिया है अपने प्रोवाइडर में। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाहे जितने भी कंपोनेंट्स हो उन सब में मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसको एक्सेस कैसे करते हैं, अभी मैं ये जो प्रॉप पास कर रहा हूँ ये मैं हटा देता हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए इनर चाइल्ड में। तो मैंने इस फाइल में मुझे एक दूसरा हुक इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, इसे सही करते हैं, लाइन नंबर 55। तो यहाँ पे अभी अगर मुझे जो मैंने ऊपर से वैल्यू पास की है वो अगर यूज करना है तो मुझे सिंपली यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे एज एन आर्ग्यूमेंट जो मेरा ये कॉन्टेक्स्ट है ना ये पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सजेस्टेड है कि इसे मैं एक अलग फाइल में रखूं, सो दैट उस फाइल को मैं जब मैं प्रोवाइडर क्रिएट कर रहा हूं तब इंपोर्ट करके यूज करूं, और जहां जहां मुझे यूज करना है वहां वहां मैं ये इंपोर्ट कर सकूं। ठीक है, अभी जैसे मैंने इंपोर्ट किया है तो मुझे सिंपली यहाँ पे जो मेरा नेम है वो एज अ स्ट्रिंग मिल जाएगा, पेरेंट नेम ग्रैंड पेरेंट नेम, और सिंपली यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट नेम। अभी मैंने देखो कंसोल किया तो मुझे यहाँ पे नहीं मिला कुछ भी, क्योंकि जो वैल्यू थी वो थी नल। ठीक है, इसको कंसोल करके चेक करते हैं कि इसमें आ क्या रहा है। ठीक है, देखो अनडिफाइंड आ रहा है, ये क्या बोल रहा है वैल्यू का, हाँ ठीक है, इस पे आते हैं अभी। तो बेसिकली मैंने क्या बोलते हैं, कुछ मैंने बताया ही नहीं है कि क्या वैल्यू मुझे पास करनी है। ये जो प्रोवाइडर है इसमें मुझे एक वैल्यू प्रॉप भेजना पड़ता है जो मस्ट है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, और ये वो वैल्यू है जो मैं पास डाउन करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं तो तुम प्रिफर करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करना। ठीक है, सो दैट तुम इसमें कोई भी की वैल्यू बना सको। बट मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है तो बस मैं स्ट्रिंग भेजूंगा, नेम, दैट्स इट। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे ये नेम मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे मुझे नेम मिल जा रहा है, मुझे कोई भी प्रॉप पास नहीं करना पड़ा। ठीक है, और अभी हम एक ऑब्जेक्ट बना के भी देख लेते हैं सो दैट हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए।
इनिशियल में मैं सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट सेट, यहाँ पे सॉरी इनर चाइल्ड हॉबी सेट इनर चाइल्ड हॉबी। अब ये जो इनर चाइल्ड की हॉबी है मुझे ये सेट करवानी है, ठीक है, यूज स्टेट। स्टार्टिंग में मैं इसे एम्प्टी रखता हूँ। अब इनर चाइल्ड की हॉबी तो इनर चाइल्ड ही सेट कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा जिसमें एक की है इनर चाइल्ड की हॉबी और एक है सेट इनर चाइल्ड हॉबी, और इन दोनों को ही मैं यहाँ पे, अब ये जो ग्रैंड पेरेंट नेम है ये एक ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करता हूँ और यहाँ पे दोनों वैल्यूज को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया। इनर चाइल्ड हॉबी को मैं शो कर देता हूँ, माई हॉबी इज, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। माई हॉबीज अभी ब्लैंक है और H1 के ही क्लिक पे ऑन क्लिक मैं एक हॉबी सेट कर देता हूँ, ठीक है, रीडिंग, ठीक है। माई हॉबी इज रीडिंग। मैंने इनर चाइल्ड से जो मेरा फैमिली ट्री का टॉप लेवल था वहां का स्टेट एक्सेस किया विदाउट पासिंग एनी प्रॉप, ठीक है। तो ये हम करते हैं यूजिंग प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट। प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट का एडवांटेज यही है कि हमें प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्टली जहां पे चाहिए होता है वहां पे मिल जाता है। अब इसका ड्रॉबैक कि भाई तुम्हें इस फाइल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है, जो तुम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो, सो दैट कि तुम जहां चाहो वहां इंपोर्ट कर सको। ये इसका पेन पॉइंट है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर तुम अगेन बहुत सारे प्रोवाइडर रखोगे तो तुम प्रोवाइडर हेल में फंस जाओगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे कई सारे प्रोवाइडर होते तो लाइक ऐसे समझ लो, ठीक है, सेम प्रोवाइडर के अंदर प्रोवाइडर के अंदर प्रोवाइडर, तो वो फिर एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। अब क्या तुम्हें एप्लीकेशन में हर डेटा प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट से यूज करना चाहिए? क्योंकि अब तो रिडक्स का काम ही खत्म कि मैं सिंपली अपनी जो मेन स्टेट है वो मैं अपने टॉप लेवल कंपोनेंट में रख लेता हूँ और मुझे रिडक्स की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर है नो। जो रिडक्स है वो बहुत पहले से आया था, ठीक है, लाइक 2015-16 से ही। प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट बाद में ऐड हुए, ठीक है। प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट का जो बेस्ट यूज केस है ये तब शाइन करते हैं जब तुम एक छोटी वैल्यू को पास करना चाहो। फॉर एग्जाम्पल लाइट मोड या डार्क मोड थीम, ठीक है, लैंग्वेज कौन सी तुम यूज कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में, एक छोटी सी कोई सेटिंग वैल्यू, ठीक है, वहां पे ये बहुत ही शाइन करते हैं। अगर तुम एप्लीकेशन की पूरी स्टेट यहाँ पे रख दोगे तो ये फाइल तुम्हारी मैनेजेबल ही नहीं रहेगी। यहाँ पे 15-16 स्टेट आ जाएंगे और तुम कितना ही ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख लो, तुम्हारा जो टॉप लेवल का कंपोनेंट होगा वो कभी भी अच्छे से काम नहीं करेगा। और मान लो तुमने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, तब तुम जो रिडक्स का डेव टूल मिलता है हमें, जहां पे हम रिडक्स डेव टूल यूज करके स्टेट वगैरह ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा एक्शन डिस्पैच हुआ है, और टाइम ट्रेवल डिबगिंग कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स तुम लॉस्ट कर दोगे। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट रिप्लेसमेंट है रिडक्स का, तो द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता रिडक्स प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट को। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। Okay. Line number 16. Grandparent is referring to child. Can you scroll it down once? No, grandparent is For example, parent. grandparent, parent. Parent के अंदर child या child है ना? हाँ, तो सही है, correct. That is also what pattern ना, that the child should be present in the grandparent to pass the provider context. हाँ यस यस भाई, तुम मेरी चीज को रिपीट मत करो बॉस, ठीक है। मैंने यही बोला है कि जिस कंपोनेंट में तुम यूज करना चाहते हो दैट शुड बी इनसाइड दिस, लाइक इनसाइड दिस प्रोवाइडर, ठीक है।
अभी अगर तुम कोई XYZ कंपोनेंट यहाँ पे बना दो, ठीक है, और फंक्शन XYZ, इसमें तुम कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करने की कोशिश करो तो नहीं कर पाओगे, एरर आ जाएगी कि दिस कंपोनेंट मस्ट बी इनसाइड अ प्रोवाइडर, ठीक है। तो ओके जो भी कंपोनेंट इस प्रोवाइडर के बीच में होंगे, जो पूरी ट्री में कहीं पे भी है, वहां पे तुम कर सकते हो। यस, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन आई एम आस्किंग। हाँ हाँ श्योर, यस यस यस। सर इसी को कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलते हैं। हाँ, इसी को कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई तुम समझ लो क्लास कंपोनेंट में सीधे कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पे अगर कोई कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोले तो तुम समझ जाओ कि बात इसी की हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सर। बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं हुक्स में। और हुक्स आर दी ट्रेंडिंग थिंग, ठीक है। तो हुक्स पे एकदम कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि तुम्हें हर जगह हुक्स ही दिखेंगे, ठीक है। और हुक्स क्रिएट करना इतना आसान है जैसे तुम एक फंक्शन क्रिएट करते हो, ठीक है। तो अभी हुक्स का जो एग्जांपल है वो मैं सिंपली एक ना बहुत ही कॉमन चीज का यूज करके बता देता हूँ। एक एपीआई कॉल लगाएंगे, और जब तक वो एपीआई कॉल लगेगी तब तक हम एक लोडर दिखाएंगे, और जब डेटा आ जाएगा तो हम डेटा दिखाएंगे। और ये काम पहले हम विदाउट हुक्स करेंगे और फिर विथ हुक्स करेंगे, ठीक है। तो सिंपली सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, इसको रखते हैं, ठीक है। फैमिली ट्री को रीनेम, चलो ठीक है, फैमिली ट्री ही नाम रखते हैं। और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक ना सैंपल जेसन बना लेते हैं, कोर्स फ्री जेसन होस्टिंग, ठीक है। मैं एक सैंपल यूआरएल बना लेता हूँ जहां पे मैं एपीआई कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एक वर्ड, नेम ही नाम रख देते हैं, ठीक है। नेम इज मिस्टर एक्स, ठीक है। और शेयर, मेरे पास मेरा एक एपीआई एंड पॉइंट आ चुका है। अब हम चलेंगे कोड में, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट यूआरएल, ठीक है। मेरे पास यूआरएल कांस्टेंट में है, इसको हटाते हैं। मुझे अब दो स्टेट चाहिए, एक लोडिंग स्टेट चाहिए और एक डेटा स्टेट चाहिए। तो सिंपली कॉन्स्ट इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग। बीच में कोई भी डाउट हो ना, कुछ भी क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लो, ठीक है। डोंट वेट, बिकॉज जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा ही सीखने को मिलेगा, क्यूरियोसिटी उतनी ही इजिली रिजॉल्व होगी। किसी का वेट मत करो, ठीक है, बिकॉज ये सेशन तुम्हारे लिए ही है। स्टार्टिंग में नल रखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यूज इफेक्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं और एरो फंक्शन यूज करेंगे। डिपेंडेंसी अरे मेरा एम्प्टी जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लोडिंग को ट्रू सेट कर दूंगा, सेट इज लोडिंग ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली फेच फंक्शन का यूज करता हूँ एपीआई कॉल को फायर करने के लिए। फेच में यूआरएल पास कर देते हैं, ये मुझे एक देन ब्लॉक देगा क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। और देन ब्लॉक में जो मुझे डेटा मिलता है वो अगेन मुझे रेस्ट डॉट जेसन फंक्शन कॉल करना पड़ता है अगर मैं फेच यूज कर रहा हूँ। और अगेन मुझे देन को चेन करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। इसे मैं कंसोल कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर सेट इज लोडिंग को कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। और डेटा को पहले मैं देखूंगा डेटा है क्या, तब मैं सेट करूंगा स्टेट में। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ h1 हेलो। और ठीक है, डेटा मुझे
डेटा में मिल जाएगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। और अगर स्टेट लोडिंग है तो रिटर्न व्हाट, लोडिंग। ठीक है, और ये जो एपीआई कॉल मैं लगा रहा हूँ इसको मैं लगाता हूँ आई थिंक सेट, या एपीआई कॉल लगा लेते हैं। ये जो डेटा वगैरह मैं सेट कर रहा हूँ ना, ये मैं थोड़े टाइम बाद सेट करता हूँ सो दैट अपने को यूआई पे ना रिजल्ट थोड़ा दिखे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। तो एपीआई कॉल तुरंत लग जाएगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, लोडिंग आ रहा है और जब डेटा आ जा रहा है तो मैसेज, बट डेटा है क्या वो हम कंसोल से कंफर्म करेंगे। डेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम की है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सेट डेटा कर देता हूँ। और डेटा यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग, बिकॉज मेक श्योर जब भी तुम ऑब्जेक्ट से की को एक्सेस करो आइदर तुम इफ गार्ड यूज करो या फिर ऑप्शनल चेनिंग, सो दैट एप्लीकेशन क्रैश ना हो। और अभी देखो लोडिंग और हेलो मिस्टर एक्स जो मुझे नेटवर्क कॉल के थ्रू मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने रिएक्ट के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को ब्रेक कर दिया। रिएक्ट कहता है कि योर कंपोनेंट शुड ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द यूआई। ठीक है, हमें अपने कंपोनेंट में कोई भी लॉजिक नहीं लिखना। जो भी लॉजिक है अगर वो लॉजिक स्टेट की डिमांड नहीं करते हैं तो मेक श्योर टू क्रिएट अ यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फाइल सॉरी। ठीक है, और वहां पे उन फंक्शन को मूव करो। इफ योर लॉजिक डिमांड्स स्टेट्स देन क्रिएट हुक्स। ठीक है, हम कंपोनेंट में कोई भी लॉजिक कभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम कंपोनेंट में डेटा को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अभी मैं सेम कोड को कन्वर्ट करूंगा हुक्स में। तो हुक्स क्रिएट करने का जो रिएक्ट रिकमेंडेशन है वो है कि क्रिएट अ फाइल, प्रीफिक्स इट विथ यूज। ठीक है, ये रिकमेंड करता है रिएक्ट। तुम यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो बट यूज वर्ड इज लाइक प्रिफर्ड बाय रिएक्ट। उसके बाद वो हुक करेगा क्या तुम्हें वो लिखना है। ठीक है, तो ये हुक क्या करेगा, इसे मैं नाम देता हूं नेटवर्क। ठीक है, यूज नेटवर्क .js। ओके, फोल्डर बन गया ये। ठीक है, मेरा एक हुक फाइल रेडी है। और हुक्स हैं क्या, अगर मैं बताऊं हुक्स क्या है। हुक्स आर प्योर फंक्शंस। हुक्स आर नथिंग, सॉरी प्योर वर्ड लाइक डोंट अटैच इट विथ हुक्स। हुक्स आर सिंपली अ फंक्शन। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन यूज नेटवर्क and let's export it, export default use network। ठीक है, दैट्स इट, ये मेरा एक हुक है। ठीक है, जिसका काम है कुछ नहीं करना। ठीक है, जनरली एक हुक कुछ काम करते हैं और कुछ डेटा रिटर्न करते हैं। क्या एक हुक का डेटा रिटर्न करना जरूरी है? नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक हुक कोई डेटा रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दूसरा हुक है फंक्शन यूज ट्रैकर। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक स्टेट है सेट स्टेटस एंड स्टेटस। ठीक है, और ये यूज स्टेट यूज कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी पास करूंगा और वो पास करने के बाद कुछ लॉजिक है और फिर स्टेट अपडेट कर दूंगा। जरूरी नहीं मैं कुछ रिटर्न करूं। ठीक है, अब जहां पे मैं इस हुक को यूज करूंगा, अगर हुक में कोई स्टेट अपडेट होती है तो मेरा कंपोनेंट भी री रेंडर होगा। ठीक है, तो इसे मैं रिमूव करता हूं। अगेन डेफिनेशन पे चलते हैं। हुक्स आर नथिंग बट अ फंक्शन, अ स्पेशल फंक्शन। स्पेशल क्यों? क्योंकि उस फंक्शन में स्टेट की कैपेबिलिटीज होती हैं। मैं इस फंक्शन में यूज स्टेट वगैरह यूज कर सकता हूं। ठीक है, एक रिएक्ट हुक और एक रिएक्ट कंपोनेंट में जो डिफरेंस है वो बस ये डिफरेंस है कि एक फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा जो कि एक यूआई एलिमेंट होगा, बट रिएक्ट हुक्स के केस में ऐसा नहीं है। रिएक्ट हुक्स में तुम कुछ रिटर्न करो चाहे ना रिटर्न करो। ठीक है, तो अगर तुम एक फंक्शन बनाना जानते हो
दैट मीन्स कि यू कैन क्रिएट हुक्स मोर इजीली, ठीक है। नथिंग फैंसी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। अपने कंपोनेंट में वापस चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा एक कंपोनेंट है, ठीक है। यहां से मैं यूआई रिटर्न कर रहा हूं, मुझे ये सारा कोड यहाँ पे नहीं लिखना, तो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। अपने हुक में जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एज इट इज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहां से मैं रिटर्न करूंगा। अब मुझे इस हुक से क्या क्या चाहिए, लोडिंग की स्टेट चाहिए और डेटा चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं चलता हूं अपने इंडेक्स कंपोनेंट में, इस हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज नेटवर्क, और जैसे हम दूसरे हुक्स को कॉल करते हैं, कॉन्स्ट नेटवर्क यूज नेटवर्क। अब ये नेटवर्क हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें क्या है, इज लोडिंग है और डेटा है। तो चलो डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, कॉन्स्ट नेटवर्क इज लोडिंग और डेटा, दैट्स इट। एरर कहाँ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा एक कस्टम हुक रेडी है, ठीक है। 2 सेकंड बाद डेटा आ जाएगा। व्हाट हैपेंड, यूआरएल पास नहीं किया हमने, पास किया ना ये, यूज नेटवर्क में पास नहीं किया ना उसको। या यूज नेटवर्क में जो एपीआई उसको पास करना पड़ेगा। ओ सॉरी 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 सॉरी। तो अब 2 तरीके हैं, या तो तुम इसको इधर पे भेजो, ठीक है। प्रिफर करो कि यहाँ पे भेजो, सो दैट मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकूं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे यूआरएल मिल जाएगा, और यूआरएल अभी भी कुछ गलत कर रहा हूँ लग रहा है, कंसोल चेक करते हैं, चलो। यूज इफेक्ट लाइक हुक के अंदर यूज इफेक्ट, इज इट नेसेसरी? लाइक आई थिंक वो फंक्शन होगा, राइट? नहीं नहीं, ये हाँ हाँ बिल्कुल, एक हुक एक कंपोनेंट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, एक हुक एक कंपोनेंट ही है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज इन रिटर्न, हाउ दे रिटर्न वैल्यूज। ओके एक हुक्स कुछ रिटर्न भी कर सकता है, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है, इसे मैं हटा भी सकता हूँ, ओके या कुछ डेटा रिटर्न कर दो। बट एक कंपोनेंट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, और जब भी रिटर्न करेगा वो एक लाइक JSX होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर तुम्हें हुक पे काम करना है, ट्रीट इज लाइक अ नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, जहां पे तुम सारे लॉजिक वगैरह लिखोगे और जो भी फंक्शंस वगैरह है रिटर्न कर दो और अपने कंपोनेंट में कंज्यूम कर लो। तो अभी ये मुझे एरर समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पे आ रही है। आई थिंक क्या नेटवर्क एपीआई में कुछ दिक्कत है क्या, लेट्स सी लेट्स सी। अच्छा ये जो आई थिंक हम एपीआई कॉल लगा रहे हैं ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा मैंने सेव नहीं किया फाइल को, ऐसा है क्या? हाँ मैंने फाइल को सेव नहीं किया था, तो 2 सेकंड बाद डेटा आ गया, ठीक है। तो अभी ये जो रिएक्ट हुक्स हैं यही एकदम ट्रेंडिंग है, हर कोई यही रिकमेंड करता है कि तुम हुक्स को यूज करो। अब मैंने इसका ओवर यूज होते हुए भी देखा है, मेरे जो प्रोजेक्ट है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट पे मैंने स्टार्ट से काम नहीं किया, वो मैंने मिड में ज्वाइन किया। तो जो प्रीवियस डेवलपर था उसने सारा लॉजिक हुक्स में डाल दिया, सारा रिडक्स का कोड, लाइक रिडक्स के एक्शंस वगैरह सब हुक्स में है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक सब हुक्स में है, सारे कस्टम फंक्शन सब हुक्स में है। तो हजार हजार फाइल की, मतलब हजार 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 लाइन के हुक्स हैं। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे हुक्स पे काम करना, क्योंकि फिर एक हुक कम से कम 10 से 20 लाइक मिनिमम फंक्शन और डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो सोचो यहाँ पे 15-20 अगर हो तो तुम कैसे कैसे उस पे काम करोगे। तो अगर तुम चीजों को नहीं समझ रहे हो कैसे काम करती हैं चीजें, तब फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यूज करो हुक्स को, बट विथ अ कॉशन, जहां पे तुम्हें लगे
कि तुम्हारा हुक्स बड़ा हो रहा है अब, तो ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। ठीक है, अब बड़ा हो रहा है, किसी के लिए 500 लाइन का कोड बड़ा है, किसी के लिए 1000 लाइन का, किसी के लिए 100 लाइन का कोड बड़ा है। तो अब ये जो बड़ा की डेफिनेशन है, ये तुम्हें तुम्हें तय करनी है कि भाई कितने लाइंस ऑफ का कोड तुम्हारे लिए ज्यादा लाइंस ऑफ का कोड है। ठीक है, एज मतलब जब तक तुम्हारा कोड रीडेबल है, तुम पढ़ पा रहे हो, वेल एंड गुड है। ठीक है, जब नहीं पढ़ पा रहे हो तब तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। तो हुक्स का बेनिफिट देखो यही है कि ये ना कंपोनेंट से सारा लॉजिक सेपरेट आउट कर देता है। ठीक है, मेरा कंपोनेंट देखो कितना क्लीन हो गया, अब सिर्फ मैं यहाँ पे डेटा कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हुक्स। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। लाइक जस्ट जनरल रिएक्ट क्वेश्चन है, मतलब आप जैसे बोल रहे हो राइट, यहाँ पे तो कंडीशनल रेंडरिंग इज फाइन राइट इन द कंपोनेंट। कंडीशनल रेंडरिंग इज फाइन जब तक तुम बहुत अच्छे से कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अच्छे से कंडीशनल रेंडरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा होता, देन दिस इज वेरी बैड। ऐसा कोड तो भाई अगर कोई लिख रहा है तो प्लीज स्टॉप इट। ठीक है, अवॉइड एनी काइंड ऑफ टर्नरी इन योर JSX, इन योर रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, इसे तुम खुद नहीं पढ़ पाओगे, 2-3 दिन बाद जब देखोगे तो व्हाट इज दिस यार, दिस इज अ मेस। ठीक है, तो इसको क्लीन करो। हमेशा ऐसे कोड लिखो, लाइक अगर तुम्हारे जैसे सिंपली अगर किसी कंडीशन के बेसिस पे उस कंपोनेंट से वही चीज चाहिए तो वही रिटर्न कर दो, उसके बाद अपनी चीजें लिखो। अगर तुम्हें कंपोनेंट के अंदर भी कंडीशन बेसिस पे डेटा रिटर्न करना है तो 2 बार लिखो। फॉर एग्जांपल अगर लोडिंग है देन सॉरी H1 समथिंग समथिंग, और अगर लोडिंग नहीं है ओके, ठीक है, तो तुम्हारा डेटा। तो भाई इस तरह से देखो ये कितना रीडेबल है, राइट। तुम्हें टर्नरी कभी नहीं यूज करना है अपने कंपोनेंट्स। ये जो JSX है, यहाँ पे तुम्हें किसी भी काइंड मतलब किसी भी तरीके का लॉजिक नहीं लिखना है। ठीक है, कोई भी अगर तुम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो कंडीशनल क्लास नेम है, तो भाई ये जो रिटर्न है इसके ऊपर लिखो यहाँ पे कॉन्स्ट क्लास नेम इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, जो भी लॉजिक है यहाँ पे बस कंज्यूम करो। ठीक है, इससे तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी रहेगी। ठीक है, मुझे अगर अभी मेरे लिखे हुए कंपोनेंट्स डिबग करने होते हैं तो भाई जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब तुम ऐसे समझो ना कि तुम अपने लिए तो काम कर नहीं रहे हो। ठीक है, तुम अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है या खुद का कंपनी है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम किसी कंपनी से जुड़े हुए हो, ठीक है, तुम्हें अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर तुम इन्हीं सब चीजों में फंसे रहोगे तो तुम अपनी लर्निंग कब करोगे। ठीक है, अभी देखो अगर तुम कोड अच्छा लिखोगे, कोई बग आया, उसे तुमने विद इन फ्यू मिनट्स सॉल्व कर लिया, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास आधे घंटे 1 घंटे का ब्रीदिंग रूम है, राइट। तुम रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि तुमने बग फिक्स कर दिया है। अभी अगर कोड मेसी है तो तुम लगे रहोगे 1 घंटे तक, और फिर मैनेजर सर पे चढ़ा रहेगा, तुम बोलोगे सर कर रहा हूँ नहीं हो रहा, बट कोड फिक्स तो छोटा सा ही है। तो यहाँ से फिर चीजें मतलब इम्पैक्ट करना शुरू कर देती हैं कि एक छोटा सा डिसीजन कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करो। और बताओ और कोई क्वेश्चंस वगैरह। और क्वेश्चन क्वेश्चन है लाइक यूज इफेक्ट का भी, हाउ मच लाइक यूज इफेक्ट कितना यूज होना चाहिए एक कंपोनेंट में। जीरो यूज इफेक्ट अवॉइड एज मच यू कैन, एज मच एज यू कैन। यूज इफेक्ट मतलब लाइक अभी मैं 1-2 वीडियोस डालूंगा और तुम नेट पे भी सर्च कर सकते हो व्हाई वी शुड अवॉइड यूज इफेक्ट। सो बेसिकली वो फालतू में मतलब कंपोनेंट को अनरीडेबल और अनमेंटेनेबल बना देते हैं। लाइक अगर 10 मतलब 5-6 यूज इफेक्ट हैं तो भाई हर में अलग अलग डिपेंडेंसी है, तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल देके सभी को समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि मुझे
एक लाइक ऐसे समझ लो, मुझे यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग शो करनी है, सम डेटा शो करना है। अगर लोडिंग है तो x, अदरवाइज y। तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं, स्पेशल डेटा सेट स्पेशल डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, इनिशियल में हम इसे x रखते हैं। ठीक है, अब इज एक यूज इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इज लोडिंग, और इफ इज लोडिंग, अगर इज लोडिंग है तो सेट स्पेशल डेटा y, एल्स सेट स्पेशल डेटा x, लेट्स मेक इट ए स्ट्रिंग। ठीक है, और इस स्पेशल डेटा को मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, h1। ठीक है, स्टार्टिंग में y आया, x हो जा, x हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, बताओ, किसी को भी यहाँ कुछ गलत लग रहा है? वो बेस्ड ऑन मतलब एक वेरिएबल हम पूरा कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, इट्स कम्प्लीटली फाइन, मतलब यही करना ही है। अगर लोडिंग मेरा ट्रू है तो मुझे y दिखाना है, अदरवाइज x दिखाना है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो बताओ, लाइक, या मैं इस स्टेट को, इसको हटा भी सकता हूँ। मतलब हम, मुझे बस यही करना है कि अगर मेरा लोडिंग है तो मुझे x दिखाना है, अदरवाइज y दिखाना है। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेते। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे इस यूज इफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ना ही मुझे इस स्टेट की जरूरत है। मैं सिंपली से हटा सकता हूँ यहाँ पे, और मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, वैल्यू या स्पेशल डेटा ही नाम दे देते हैं। और अगर लोडिंग है तो y, अदरवाइज x। सेम काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें जब भी तुम एक यूज इफेक्ट लिखो तो तुम सोचो, कोड को देखो कि क्या मुझे जरूरत है इस यूज इफेक्ट की, क्या मैं इस वैल्यू को कहीं से डिराइव कर सकता हूँ क्या। और अगर फंक्शन कॉल भी तुम कर रहे हो तो भाई फंक्शन कॉल तुम यहीं पे कर लो, लाइक कॉन्स्ट, लाइक ऐसे ही, लाइक इज लोडिंग। और अगर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो तो fn, या यहाँ पे ऐसे कुछ भी। अब अगर बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है तो तुम उसे मेमोराइज वगैरह कर लो। ठीक है, बट जितना तुम्हारा यूज इफेक्ट कम होगा, तुम्हारी लाइफ उतनी इजी होगी। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम, आज थोड़ा जल्दी ही खत्म हो गया। मैं एक एडिशनल कंपोनेंट जो मैंने बोला था कि एज अ होमवर्क है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड पैटर्न। ठीक है, तो कंपाउंड पैटर्न प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट यूज करता है। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये एक बार देख लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। चलो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैं, एक मेरे पास कंपोनेंट है माई कॉन्टेक्स्ट, ये कंपोनेंट ही है, राइट, इट नथिंग फैंसी, ये बस एक कंपोनेंट है। और मैं डॉट प्रोवाइडर करके एक दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा कंपोनेंट एक्सेस कर रहा हूँ। ऐसे तुमने अगर यूआई लाइब्रेरीज यूज की होंगी तो तुमने वहां पे देखा होगा, लाइक कुछ इस तरह से चीजें यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एकॉर्डियन है तो एकॉर्डियन, ठीक है, ऐसे एकॉर्डियन रहता है, और एकॉर्डियन डॉट टाइटल, एकॉर्डियन डॉट कंटेंट, एकॉर्डियन डॉट फूटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट तो एक ही है, बट उसके अंदर सब कंपोनेंट है।
तो ये कंपाउंड पैटर्न है। बेसिकली हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और एक्सपोर्ट के टाइम पे सिंपली छोटे छोटे कंपोनेंट अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बार एक्सप्लोर कर लेना, जस्ट टू नो थिंग्स कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट यही पैटर्न यूज करता है। तो अगर तुम्हें पता होगा तो कहीं पे दिखेगा तो तुम्हें लाइक आइडिया लग जाएगा। ओके, मेरा एक क्वेश्चन था लाइक ये रिएक्ट पैटर्न्स है बट विद न्यू थिंग्स लाइक सिग्नल, राइट? रिएक्ट में सिग्नल है, तो उससे कुछ नए पैटर्न्स बन सकते हैं तुमको लग रहा है या? हाँ डेफिनेटली, सिग्नल्स मैंने अभी थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया, बट हाँ डेफिनेटली। देखो ये फिक्स नहीं है पैटर्न, ठीक है। ऐसे समझो कि जो कंटेनर प्रेजेंटेशन कंपोनेंट था वो 2014-15 में बहुत फेमस था, ठीक है। उसके बाद फिर रेंडर प्रॉप पैटर्न फेमस हुआ, उसके बाद फिर एचओसी पैटर्न फेमस हुआ, उसके बाद फिर लाइक तुम्हारा प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट फेमस हुआ, फिर हुक्स पैटर्न अभी चल रहा है, अभी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। तो हर साल समझ लो कि एक नया पैटर्न आता रहता है, ठीक है। तो अब ये पैटर्न, अब देखो जो तुम कोड बेस पे काम करते हो वो लेटेस्ट फीचर्स पे कभी नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ये थिंग, वो हमेशा प्रीवियस फीचर्स पे ही होता है। लेटेस्ट चीजें अगर हम ऐड करेंगे तो मे बी प्रीवियस चीजें ब्रेक हो जाएं। सो इसलिए पीछे की चीजें जानना जरूरी है, तो पीछे की भी और आगे की भी चीजें, सो दैट हम एग्जिस्टिंग कोड बेस को मेंटेन करने के साथ साथ नई चीजें भी ऐड अप कर सकें। ओके, तो ठीक है गाइज, अब फिर वी कैन क्लोज अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। और हाँ जी, फॉर एग्जांपल आपने जो नेटवर्क फंक्शन लिखा था, कैन वी से दैट इट हैज ए कस्टम हुक? हाँ भाई यही तो है नसीर भाई, यही कस्टम हुक ही तो है ये। जी जी जी, ओके ओके, यस यस, करेक्ट है ना, कस्टम हुक ही है, कस्टम हुक ही है, यस। तो हुक्स पैटर्न इज नथिंग, हाँ हाँ बस नाम अलग है। कस्टम हुक, हुक्स पैटर्न सेम ही है। अब देखो कस्टम हुक थोड़ा उसका क्या बोलते हैं, एरिया थोड़ा छोटा हो जाता है। अगर जहां मैंने बोल दिया कस्टम हुक, दैट मीन्स कि अच्छा चलो एक किसी छोटी सी चीज के लिए मैंने कस्टम हुक लिख लिया। जहां पे मैंने बोल दिया हुक्स पैटर्न, दैट मीन्स कि ब्रॉडर लेवल पे बात हो रही है कि तुम्हारी एप्लीकेशन में जो भी बिजनेस लॉजिक वगैरह होगा तुम उसे हुक्स पैटर्न का यूज करके, मतलब हुक्स का यूज करके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हुक्स पैटर्न में हम कस्टम हुक्स क्रिएट करते हैं। सो ऐसे समझ लो कस्टम हुक्स आर सबसेट ऑफ हुक्स पैटर्न, ठीक है। ओके, जो फंक्शनैलिटी आप नॉर्मल हुक से डिराइव कर नहीं पा रहे हो, देन यू विल गो फॉर कस्टम हुक, राइट? नो, नॉर्मल हुक्स आर मेंट फॉर अ डिफरेंट पर्पस, ठीक है। तुम यूज इफेक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हें नेटवर्क कॉल लगा के देगा? हाँ, यस। भाई यूज इफेक्ट कैसे तुम्हारे लिए नेटवर्क कॉल लगा सकता है? यूज इफेक्ट में तुम नेटवर्क कॉल लगाते हो। हाँ, बोलने का वही वही इरादा था, यस करेक्ट। हाँ राइट, तो नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है। देखो जो इनबिल्ट हुक्स हैं वो भी कस्टम हुक ही हैं जो रिएक्ट ने लिखे हैं, ठीक है। उनका अलग अलग पर्पस है। अगर तुम्हें कुछ और करवाना है तो तुम अपना खुद का हुक लिखोगे। यस, करेक्ट। ठीक है, ठीक है गाइस, सो हैव अ हैप्पी वीकेंड और एंजॉय। लास्ट दिसंबर चल रहा है, सो एंजॉय योर हॉलीडेज, ठीक है। थैंक्स, बाय। थैंक्स फॉर जॉइनिंग गाइस, बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।